हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी लॉ अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेक्शन 138 जो चेक बाउंस और डिसऑनर ऑफ चेक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चेक बाउंस जब होता है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं चेक कोर्ट में केसेस डालने के लिए। तो सेक्शन 138 जो है वो सबसे पहले तो जब हम चेक लगाते हैं उसके बारे में, जो चेक देता है वो कौन होता है, वो ड्रॉअर होता है, और जिसको दिया जाता है चेक वो होता है ड्रॉई। ड्रॉई भी पेई भी बोला जाता है उसको। अब जो चेक डिसऑनर होगा, या तो वो इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, उसका इनसफिशिएंट ऑफ फंड होगा। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि जब किसी ड्रॉअर ने किसी ड्रॉई को, किसी पेई को चेक दिया और वो इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण वो जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो अब चेक के साथ क्या दिया जाएगा? चेक के साथ एक रिटर्निंग मेमो दिया जाता है। ठीक है, ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो चेक के साथ एक रिटर्निंग मेमो दिया जाता है। इस केस में 2 साल की 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और डबल पे फाइन करना होता है जो चेक अमाउंट होती है उसका। अब इसमें हमारी, जब हम कोई 138 का केस डालते हैं तो उसमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। फर्स्ट क्या है? व्हेन ड्रॉअर, जो ड्रॉअर होता है वो ड्रॉई को जब चेक देता है, वो चेक सबसे पहले ड्रॉई को देखना चाहिए कि वो वैलिड होना चाहिए, और वैलिड होना चाहिए, और उस चेक पे जो डेट है वो विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर उसको ये चेक, ड्रॉई को, पेई को ये चेक लगा लेना चाहिए। नहीं तो जो 6 मंथ के बाद चेक की वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो उसकी लिमिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। सेकेंड क्या रिक्वायरमेंट क्या है? जब पेई, ये वो जो ड्रॉअर ने उसको जो चेक दिया है, जब वो किसी बैंक में जाता है उस चेक को लगाने के लिए, तो वो जब रिटर्निंग मेमो देते हैं, जब चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो उसको चेक बाउंस के चेक के साथ एक रिटर्निंग मेमो मिलता है। विद इन 30 डेज़ के अंदर पे की एक ड्यूटी बनती है कि उसको ड्रॉअर को एक नोटिस भेजे कि आपका चेक क्या है, बाउंस हो गया है। विद इन 30 डेज़ जब वो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न मेमो जब हो जाता है, उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है उससे। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है कि ड्रॉअर को जब नोटिस मिल जाता है, ड्रॉअर हैव रिसीव्ड द नोटिस, देन ही उसके पास कितने 15 दिन होते हैं कि वो उस ड्रॉई को, जो पे है जिसको उसने अमाउंट देना है, वो 15 दिन के अंदर अंदर दे दे। अगर वो नहीं दे पाता है, फेल हो जाता है वो अमाउंट देने के लिए, तो पेई के पास ये राइट है कि वो सेक्शन 138 का केस उसके ड्रॉअर के अगेंस्ट कोर्ट में डाल सकता है। अब इसमें से एक आता है, ये आज अभी हमने किया सेक्शन 138 चेक बाउंस और डिसऑनर ऑफ चेक। अब आता है सेक्शन 139। अब सेक्शन 139 जो है वो क्या बताता है? वो प्रिजम्पशन करता है, प्रिजम्पशन रेज इन फेवर ऑफ ड्रॉई। अब वो प्रिजम्पशन क्या करता है? सबसे पहले तो जो चेक है, जो चेक है ड्रॉअर को जो उसने पेई को दिया है, उसमें लीगल इन्फोर्सेबल लायबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लीगल एनफोर्सेबल लायबिलिटी होनी चाहिए कि जो उसने चेक उसको दिया है। अगर ऐसा नहीं है देन ड्रॉई को, जो ड्रॉई है उसको ये बात कोर्ट में प्रूव करनी होगी। जो ड्रॉई है उसको, अगर वो कहता है कि लीगल इन्फोर्सेबल लायबिलिटी नहीं है तो उसको ये कोर्ट में बात प्रूव करनी होगी। अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये अब किसके ऊपर आ गया? ये ड्रॉअर के ऊपर आ गया। अब बर्डन ऑफ प्रूफ ड्रॉअर के ऊपर आ गया कि ये लीगल इन्फोर्सेबल लायबिलिटी के लिए उसने चेक दिया था कि नहीं दिया था। अब वो कुछ भी बोलेगा, ड्रॉअर ने बोला कि मेरी समझ में नहीं था, मैंने तो चेक दे दिया, मुझे नहीं पता था ये बाउंस हो जाएगा। तो ये क्या होता है? प्रिजम्पशन रेज इन फेवर ऑफ ड्रॉई। ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि उसकी फेवर में प्रिजम्पशन कर लेती है, लेकिन जो ये लायबिलिटी, जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये ड्रॉअर को ही प्रूव करना होगा, उसके ऊपर ही आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बताते हैं सेक्शन 140। सेक्शन 138 हो गया, 139 प्रिजम्पशन हो गया, सेक्शन 140। सेक्शन 40 जो है 140 जो है वो टॉक्स अबाउट डिफेंस, वो डिफेंस के बारे में बात करते हैं। अब जो ड्रॉअर है वो डिफेंस कैसे डिफेंस लेगा? सेक्शन 138 बात करता है कौन सा डिफेंस अलाउ नहीं होगा। अब देखो कौन सा डिफेंस अलाउ होगा और कौन सा डिफेंस अलाउ नहीं होगा। किसी भी डिफेंस को जो सेक्शन 128 है वो अलाउ नहीं करता। अब ड्रॉअर ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई रीज़न टू बिलीव है ही नहीं है, मुझे ये पता ही नहीं था ये चेक जब मैंने दिया
कि इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकता कोर्ट, इसको नहीं मानेगा। ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चेक मैंने कब साइन किया और ये मुझसे कौन ले गया। ये सब चीज़ें, ये अपना डिफेंस, ये वाला डिफेंस वो नहीं ले सकता ड्रॉइज होगा कि मुझे तो पता नहीं था ये चेक डिसऑनर हो जाएगा, मेरे अकाउंट में बैलेंस कम था, मुझे तो पता ही नहीं था और मैंने चेक कैसे दे दिया, मेरे यहाँ से कोई चेक उठा के लेकर। ये सब रीजंस जो हैं अपने डिफेंस में वो यूज़ नहीं कर सकता है। और सेक्शन 140 यही बताता है डिफेंस के बारे में, कौन कौन से डिफेंस सेक्शन 138 में अलाउ नहीं होते हैं। सेक्शन 141 है ये ऑफेंसेस बाय कंपनी। ये कंपनी वाले ऑफेंसेस हैं। ये कैसे हैं? जिस पर्सन ने ये चेक साइन करके दिया था, जिस भी पर्सन ने ये चेक साइन करके दिया था, अगर वो कंपनी थी तो उस कंपनी के पर्सन में जो उस वक्त लोग उस चेक के रिलेटेड, जैसे भी किसी ने साइन किया, किसी ने टाइप किया उसको, किसी ने प्रिंट निकाला, जो भी था, जो भी होंगे उस वहाँ पे जितने भी पर्सन होंगे वो सब क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे इस ऑफेंस के लिए। उतने ही जितना उस पर्सन ने साइन किया उतने ही वो लोग भी उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल और लाइबल होंगे। अब इसमें एक प्रोविजो भी बात करता है। इसका एक प्रोविजो क्या बात करता है? अगर सभी पर्सन में से कोई एक भी पर्सन ये प्रूव कर देता है कि ये चेक जो साइन किया है ये मेरी नॉलेज में ही नहीं था, कि जो भी ये ऑफेंस हुआ है ये मेरी नॉलेज के बाहर था, मेरी नॉलेज के बिना हुआ है। फर्स्ट प्रोविजो हो गया। सेकंड प्रोविजो बात करता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब करता हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर करता हो या कोई ऐसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जिसके किसी पर्सन को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया हो, तो वो पर्सन इस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है। ये हमें सेकेंड प्रोविजो बात करता है कि कोई भी पर्सन जो भी उस कंपनी का डायरेक्टर होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने थ्रू नॉमिनेट करके वहाँ पे अपॉइंट किया होगा, तो वो इन सब चीज़ों के लिए लायबल नहीं होगा, इस ऑफेंस के लिए वो पनिशेबल नहीं होगा, लायबिलिटी नहीं होगी। अब सेक्शन 141 का क्लॉज 2 कहता है कि उन सभी लोगों के अलावा जो उस चेक को बनाने में जो लोग थे वो, और उनके अलावा जो भी उस कंपनी के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर होंगे, अगर वो उस ऑफेंस में उन सभी की कोई कंसेंट होगी या उनकी कोई नेग्लिजेंसी होगी, तो उसके अंदर वे सभी इसी सेक्शन 141 क्लॉज 2 के अंडर लायबल होंगे इस ऑफेंस के लिए। अब ये हो गया सेक्शन 141 का क्लॉज 2। अब सेक्शन 142 क्या कहता है? सेक्शन 142 कहता है कि जो सेक्शन 138 का ऑफेंस है उसके लिए कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगी? सेक्शन 142 कहता है, सेक्शन 142 में सेक्शन 138 का जो ऑफेंस है वो कोर्ट कॉग्निजेंस तब लेगी जब कोर्ट के अंदर रिटन में एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी। और कंप्लेंट कब फाइल होगी? जब कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। अब ये कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा? ये तब होगा जब ड्रॉअर को नोटिस क्या होगा? मिल जाएगा और 15 दिन हो जाएंगे और 15 दिन के अंदर वो कोई जवाब नहीं देता है, तो उस टाइम 15 दिन के बाद ही ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। उसके 30 डेज जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो उसके 30 दिनों के अंदर हमें कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी होती है सेक्शन 138 की। अगर 30 दिन तक भी हम ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं तो हमें उस पर्सन को, कोर्ट को सफिशिएंट रीज़न देना होगा कि मैंने क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल की। अगर कोर्ट उसका सफिशिएंट रीज़न सुन के सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको 30 दिन के बाद भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहा जा सकता है, कर सकता है, वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और जो सेक्शन 138 है उसका ऑफेंस, सेक्शन 138 का ऑफेंस जो ट्रायल चलेगा वो कौन सी? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास ही चलता है, उससे नीचे वाली लोअर कोर्ट्स में और किसी उससे नीचे वाली कोर्ट्स में नहीं चलता है। अब सेक्शन 142 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ये क्लॉज इंसर्ट किया गया, इसमें अमेंड किया गया 26/12/2015 की अमेंडमेंट के बाद। 26/12/2015 की अमेंडमेंट के बाद इसमें बात की गई है कि जो पेई है
जहाँ पे पे का जहाँ पे बैंक होगा, जहाँ पे उसने मेंटेन किया होगा अपना बैंक, तो वहाँ जुरिस्डिक्शन है वो वहीं की होगी। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को, ए जो है वो कौन है, ड्रॉर है, और बी ड्रॉई पेई है, उसको एक चेक दिया। ए जो है वो दिल्ली रहता है और बी जो है वो जयपुर रहता है। ए ने अपना चेक बी को दे दिया। अब बी तो जयपुर रहता है, उसने बी ने अपना वो जो चेक दिया था ड्रॉर ने, वो अपना जयपुर में लगा लिया, तो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो जयपुर की होगी, ना कि दिल्ली की। बेशक उसने चेक वहाँ से काट के दिया है, दिल्ली के बैंक का चेक है, लेकिन वो कहाँ पे बाउंस हुआ है, चेक बाउंस कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है जयपुर। तो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ बन जाएगी, जयपुर में बन जाएगी। ऐसे ही क्लॉज 142 का 2B जो है वो ये कहता है कि अगर जो ए है दिल्ली, जो ए है उसने बी को चेक दिया। अब ए ने बी को चेक दिया, ए जो है वो दिल्ली में रहता है, बी जो है वो जयपुर में रहता है, लेकिन वो दिल्ली आया हुआ था। उसने ए को बोला जी मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मुझे चेक नहीं, मुझे कैश ही दे दो। उसने बोला यार मेरे पास कैश नहीं है, आप चेक ले लो मुझसे, मैं चेक दे सकता हूँ, आप मेरे बैंक में जाके लगा लो उस चेक को। और बी ने वो दिल्ली आया हुआ था, उसने ए वाला वो जो चेक था वो उसी के बैंक में लगा दिया दिल्ली में ही। तो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ की बनेगी, दिल्ली की ही बनेगी। अब जयपुर की नहीं बनेगी, वो बेशक जयपुर में रहता है, लेकिन उसने जो चेक है वो उसी के अकाउंट में लगाया है, दिल्ली में लगाया, उसी के बैंक में लगाया, तो ज्यूरिस्डिक्शन वहीं की बनेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सेक्शन 138 के बारे में बताया है। सेक्शन 138 जिसमें कि चेक बाउंस कैसे होता है, डिसऑनर ऑफ चेक क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे हमें फुलफिल करनी पड़ती है। और सेक्शन 139 की कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर लेती है, प्रिजम्पशन रेज कर लेती है फेवर ऑफ ड्रॉई, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो जाता है, ड्रॉर के ऊपर हो जाता है। सेक्शन 140 जो बात करता है, टॉक्स अबाउट डिफेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 141 ऑफेंसेस बाय कंपनी, जो कंपनीज चेक देती हैं और जो डिसऑनर जो हो जाते हैं, वो सेक्शन 141 होता है। इसमें प्रोविजो भी जो दिए गए हैं, मैंने बताया 3 प्रोविजो बताए हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं। और सेक्शन 141 का क्लॉज 2 बताया है, और सेक्शन 142। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मेरे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो भी कोई सेक्शन आपको नहीं समझ आया है, जिसको आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।